Hello everyone, welcome. Now we will study the subject recent advances of DRT part second. रिसेंट एडवांसेस में अपना टॉपिक चल रहा था मेमोग्राफी। दैट मीन्स दो सब्जेक्ट में अपना है, ये एक स्पेशल में है और एक रिसेंट में है। अभी हम रिसेंट के टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे मशीन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मशीनरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि मेमोग्राफी की मशीन क्या होती है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए, दैट मीन्स कि मेमोग्राफी क्या होता है। तो मेमोग्राफी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, और दैट मीन्स अदर वर्ड्स में अगर अपन बोलें कि जो सॉफ्ट टिश्यू की रेडियोग्राफी होती है या फिर ब्रेस्ट टिश्यू की रेडियोग्राफी को हम मेमोग्राफी बोलते हैं। ब्रेस्ट टिश्यू को मेमोरी ग्लैंड्स भी बोली जाती हैं, और मेमोरी ग्लैंड्स के अकॉर्डिंग ही इसका नाम मेमोग्राफी रखा गया है। तो दैट मीन्स कि मेमोरी ग्लैंड की जो डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी होती है उसे मेमोग्राफी कहा जाता है। अब जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मेमोग्राफी में केवल अपना क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू होता है, यहाँ पे बोनी पार्ट कोई भी नहीं होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इमेज क्वालिटी हाई होनी चाहिए, और इमेज क्वालिटी हाई करने के लिए दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज़ आपको देखने होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू, एरियुलर टिश्यू, मिल्क डक्ट्स वगैरह। तो इन सब के लिए आपको इमेज क्वालिटी अच्छी रखनी होगी। इमेज क्वालिटी को अच्छी करने के लिए आपको दो मेथड अपनाने होंगे, एक तो हाई एमए और लो केवीपी। ठीक है, दैट मीन्स आपका एम नंबर ऑफ़ फोटोन्स यहाँ पे आपको ज़्यादा चाहिए, इस वजह से आप एम को हाई रखोगे। और दूसरा, एनर्जी आपको कम रखनी है, बिकॉज यहाँ पे बोनी पार्ट नहीं है, केवल और केवल सॉफ्ट टिश्यू है। तो दैट मीन्स केवीपी, वोल्टेज अप्लाइड, किलो वोल्टेज जो आप वहाँ पे अप्लाई करो, किलो वोल्टेज पीक, वो आपको कम रखनी होगी। तो ये दो चीज़ें मेन थी। इसके बाद में दैट मीन्स हम इसके इक्विपमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इक्विपमेंट्स में हमने यहाँ पे टारगेट के बारे में डिस्कस किया था, दैट मीन्स एनोड। अब जैसा कि आपको पता है कि अपने को लो एनर्जी के एक्सरेज चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टंगस्टन है, जो अपन नॉर्मल एक्सरे ट्यूब में काम में लेते हैं, टंगस्टन हाई एनर्जी की एक्सरेज एमिट करता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे टंगस्टन को काम में नहीं लेते हैं। यहाँ पे हम मोलिबेडनम या फिर रोडियम का टारगेट काम में लेते हैं, जो कि लो एनर्जी एक्सरेज आपको देते हैं। बिकॉज मेमोग्राफी का जो आपका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, उसके लिए आपको लो एनर्जी की ही एक्सरेज चाहिए। दूसरी बात, टारगेट में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो आपके मेमोग्राफी की एक्सरे ट्यूब होती है वो कौन सी होती है, रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब होती है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका मोलिबेडनम का टारगेट रोटर से अटैच होता है और वो रोटेट करता है। अब आज इसके जो आगे के कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिलामेंट। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे फिलामेंट के बारे में, दैट मीन्स कैथोड के बारे में। तो कैथोड में जो था वो अपना क्या था, कैथोड का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन करना। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो दैट मीन्स कि फिलामेंट जो पहले था वही यहाँ पे रहेगा। आप उसमें जो करंट था, दैट मीन्स अगर उसको इंक्रीज़ कर देते हो, जो कि आपका मिली एम्पियर में जाता है, ठीक है, एम, अगर आप करंट को इंक्रीज़ कर देते हो तो आप फिलामेंट के ऊपर जो आपका थर्मियोनिक एमिशन के प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, उसकी अमाउंट को आप बढ़ा सकते हो, और वही आपको मेन चीज़ चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको फिलामेंट के सब्सटेंस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिलामेंट वही रहता है जो आपका नॉर्मल एक्सरे ट्यूब में होता है, और नॉर्मल एक्सरे ट्यूब में आपका किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी आपका टंगस्टन का ही बना हुआ होगा। बट एक डिफरेंस है यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप करंट को बढ़ा भी देते हो तो भी आप उतनी मात्रा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते जितने आपको चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, दो फिलामेंट लगाने होंगे। ये यहाँ पे मेन डिफरेंस होता है। इन द मेमोग्राफिक एक्सरे ट्यूब द फिलामेंट इज पोजिशन इन अ फोकसिंग कप विच इज़ मेड अप ऑफ निकल। दैट मीन्स कि मेमोग्राफिक एक्सरे ट्यूब के अंदर फिलामेंट फोकसिंग कप के अंदर पोजीशन किया हुआ होता है, फोकसिंग कप के अंदर सेट किया हुआ होता है, और वो फोकसिंग कप जो होता है वो निकल का बना हुआ होता है। और आपका जो फिलामेंट है वो एज इट इज़ जैसा सेम नॉर्मल एक्सरे ट्यूब में होता है उसी तरीके से टंगस्टन का बना होता है। The filament type can be either double bound filament or flat ribbon shaped filament which increase the electron density. That means कि यहाँ पे फिलामेंट का जो टाइप है वो चेंज कर दिया जाता है। या तो अपन कौन सा रखते हैं, डबल बाउंड फिलामेंट, दैट मीन्स डबल फिलामेंट, वहाँ पे दो वायरिंग होंगी आपकी, ठीक है। या फिर आपका कैसा होगा, फ्लैट रिबन शेप्ड,
रिबन शेप होगा। रिबन का क्या होता है, अगर अपन बात करते हैं रिबन का कंपेयर करें वायर से, तो वायर के कंपैरिजन में रिबन का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। और हमने ये चीज़ पढ़ रखी है थर्मियोनिक एमिशन के अंदर कि थर्मियोनिक एमिशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। अगर मेटल का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो थर्मियोनिक एमिशन ज़्यादा होगा, और अगर थर्मियोनिक एमिशन ज़्यादा होगा दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा दैट मीन्स इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी यहाँ पे बढ़ेगी। ठीक है। Focal spot size is very critical in mammographic X-ray tube so that a small focal or large focal filament can be used, and for further more focal spot size both filaments can be energized simultaneously. That mean कि मैमोग्राफिक एक्सरे ट्यूब के अंदर फोकल स्पॉट साइज का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा कि आपको पता है कि फोकल स्पॉट साइज जितनी आप छोटी रखोगे उतनी आपको इमेज क्वालिटी अच्छी मिलती है, बट फोकल स्पॉट साइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे भी डिपेंड करती है। अगर आपको ज़्यादा फोकल स्पॉट साइज चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करोगे, दैट मीन्स यहाँ पे दो फिलामेंट होते हैं आपके, दो फोकल स्पॉट होते हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज। अगर आपको फर्दर आगे ज़्यादा चाहिए तो आप दोनों को एक साथ भी चला सकते हो, या फिर आप स्मॉल को अलग काम में ले सकते हो और लार्ज को अलग काम में ले सकते हो। तो दैट मीन्स फिलामेंट के अंदर आपको दो चीज़ें अलग मिली हैं यहाँ पे। सबसे पहले अपन सिमिलरिटीज़ की बात करें तो सिमिलरिटी सेम है कि ये टंगस्टन का बना होता है जैसा कि नॉर्मल एक्सरे ट्यूब में होता है, और फॉक्सिंग कप के ऊपर सेट होता है जो कि फॉक्सिंग कप निकल का बना होता है। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे फिलामेंट दो होते हैं और फिलामेंट का जो टाइप होता है वो भी आपका अलग होता है। वहाँ पे आपका नॉर्मल वायर होता है हेलिकल शेप में, यहाँ पे वायर नहीं होता, या तो डबल बाउंड फिलामेंट होगा या फिर रिबन शेप्ड फिलामेंट होगा, जिससे क्या होता है कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से थर्मियोनिक एमिशन की प्रोसेस ज़्यादा होगी, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन ज़्यादा होगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इंक्रीज होगी। अगर फोकल स्पॉट साइज़ की बात करें तो यहाँ पे दो होता है, एक स्मॉल और एक लार्ज। आप अलग अलग भी चला सकते हो, दैन में अलग अलग ऑपरेट कर सकते हो मशीन को, स्मॉल फोकल एरिया पे या फिर लार्ज फोकल एरिया पे। अदरवाइज अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आप दोनों को एक साथ भी ऑपरेट कर सकते हो। In general, 0.4 mm and 0.1 mm focal spot sizes are being used. दैट मीन्स कि नॉर्मली अपने यहाँ पे बात की दो फोकल स्पॉट की, एक स्मॉल और एक लार्ज। तो स्मॉल वाला जो होता है उसकी साइज़ होती है 0.1 mm, और जो लार्ज वाला होता है उसकी अपने की साइज़ होती है 0.4 mm। और अगर इससे भी ज़्यादा साइज़ अगर अपने को चाहिए, अपन कंडीशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अपने पास दो हैं, अपन दोनों को अगर एक साथ ऑपरेट करेंगे तो फोकल स्पॉट की साइज़ और भी ज़्यादा हो सकती है। A small focal filament give a high spatial resolution and can detect even micro calcification। ये आपको पता है कि जितना फोकल स्पॉट आपका कम होता है, डीआरटी फर्स्ट ईयर के अंदर अपन ने लाइन फोकस प्रिंसिपल के अंदर ये चीज़ें पढ़ी है कि फोकल स्पॉट एरिया अगर अपना कम होगा तो अपनी इमेज की क्वालिटी कैसी होगी, अच्छी होगी। और अगर अपनी इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी तो अपन छोटे से छोटे कैल्सिफिकेशन को, दैट मीन्स कैल्सिफिकेशन क्या होता है, कैल्शियम का इकट्ठा हो जाना, ठीक है, वहाँ पे कोई भी सिस्ट बन जाना, ट्यूमर बन जाना, आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो छोटे से। इमेज क्वालिटी अच्छी होगी तभी छोटे से छोटे जो कैल्सिफिकेशन या फिर ट्यूमर की बात कर रहे हैं आप उसको डिटेक्ट कर पाओगे। अदरवाइज इमेज क्वालिटी अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो सारे के सारे जो आपको नॉर्मल सॉफ्ट टिश्यू की इमेजिंग है वो आपको प्लेन दिखाई देगी। वहाँ पे ना तो आप उनको एरियोलार टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, मिल्क डक्ट्स, ये जो भी है ट्यूमर है, कैल्सिफिकेशन है, इनको आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। इट आल्सो मिनिमाइज द जियोमेट्रिकल ब्लरिंग। और इस फोकल साइज़ अगर आपकी स्मॉल होती है तो जो ब्लरिंग होने के चांसेस होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। दैट मीन्स ये आपका फिलामेंट की वर्किंग हुई है यहाँ पे, और ये फिलामेंट का कंस्ट्रक्शन हुआ कि फिलामेंट आपका किस तरीके का बना होता है, किस टाइप का बना होता है। दो टाइप मेनली हैं, डबल बाउंडेड या फिर रिबन शेप्ड। स्मॉल फोकल एरिया, लार्ज फोकल एरिया, स्मॉल होता है 0.1 mm, लार्ज होता है आपका 0.4 mm। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आप दोनों को एक साथ ऑपरेट कर सकते हो। स्मॉल फोकल जितना रखोगे उतनी आपको इमेज क्वालिटी अच्छी मिलेगी, दैट मीन्स इमेज का रेजोल्यूशन जो होगा वो आपको अच्छा मिलेगा। अगर रेजोल्यूशन अच्छा मिलेगा तो आप छोटे से छोटे कैल्सिफिकेशन को भी डिटेक्ट कर सकते हो।
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिल्टर्स। अब अपन बात करते हैं फिल्टर्स की। फिल्टर्स की अगर अपन बात करें तो फिल्टर अपनी नॉर्मल जो एक्सरे ट्यूब होती है उसमें भी फिल्टर लगा होता है। जैसा कि आप उसकी जो ग्लास ट्यूब होती है उसमें एक बेरिलियम की विंडो होती है, दैट मीन्स जहाँ से आपके एक्सरेज बाहर निकलती हैं वो बेरिलियम की बनी होती है। वो बेरिलियम की विंडो एज अ फिल्टर, दैट मीन्स फिल्ट्रेशन का काम भी करती है। फिल्ट्रेशन के बारे में सबसे पहले अपन समझते हैं, अपने दो प्रकार के फिल्ट्रेशन होते हैं, एक इनहेरेंट फिल्ट्रेशन और एक एडेड फिल्ट्रेशन। इनहेरेंट जो कि एक्सरे ट्यूब में लगा हुआ होता है, एडेड जो कि आप एक्सरे बीम के पाथ के बीच में कोई भी अलग से इंस्ट्रूमेंट ऐड करते हो, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे अपन फिल्ट्रेशन की बात करें तो जो नॉर्मल एक्सरे ट्यूब थी उससे यहाँ का फिल्ट्रेशन थोड़ा अलग होगा, या फिर फिल्ट्रेशन की बात है, फिल्ट्रेशन पे अपने को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे हेट्रोजेनस बीम से भी काम चल जाता था, बट यहाँ पे हेट्रोजेनस बीम से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको बीम कैसी रखनी होगी, होमोजेनस रखनी होगी, ताकि इमेज की क्वालिटी अच्छी आए और जितने भी अलग अलग जो सॉफ्ट टिश्यू हैं, डक्ट्स हैं, उनको आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सको। तो दैट मीन्स बीम को होमोजेनियस करने के लिए आपको यहाँ पे फिल्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे कि यहाँ पे फिल्टर्स की बात करते हैं कि किस किस के बने होते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन द मेमोग्राफिक एक्सरे ट्यूब जनरली फिल्टर्स आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल एज एनोड मेड अप ऑफ, सच एज एमओ फिल्टर इज यूज्ड विद एमओ एनोड एंड आरएच फिल्टर इज यूज्ड विद आरएच एनोड। एमओ यहाँ पे मोलिब्डेनम है और आरएच रोहोडियम है। दैट मीन्स कि मेमोग्राफिक एक्सरे ट्यूब के अंदर ज़्यादा कोई फंडा नहीं है फिल्टर्स का। फिल्टर्स का फंडा इतना ही है कि जिस मटेरियल के आपका टारगेट बना होता है उसी मटेरियल का आप वहाँ पे फिल्टर काम में ले सकते हो। दैट मीन्स अगर आपका टारगेट मोलिब्डेनम का बना है तो वहाँ पे मोलिब्डेनम का फिल्टर काम में लिया जाएगा, और अगर टारगेट आपका रोहोडियम का बना है तो रोहोडियम का फिल्टर काम में लिया जाएगा। A thin barium window of 1 mm thick or a borosilicate glass window is being used to reduce inherent filtration। जैसा कि इनहेरेंट फिल्ट्रेशन की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे इनहेरेंट फिल्ट्रेशन के अंदर आपका क्या थी, बेरिलियम की विंडो थी, ठीक है। तो वहाँ पे बेरिलियम में क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे हेट्रोजीनियस और दूसरी बात हाई एनर्जीज की एक्सरेज है, ठीक है। तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन ज़्यादा होता है। उसके कंपैरिजन में अगर यहाँ पे बात करें तो अपने को कम फिल्ट्रेशन की ज़रूरत है। उसके कंपैरिजन में बात करें तो कम फिल्ट्रेशन की ज़रूरत है, बिकॉज वहाँ पे हाई एनर्जी की एक्सरेज है, यहाँ पे लो एनर्जी की एक्सरेज है, ठीक है। समझना इस बात को मेरे को कि फिल्ट्रेशन तो आपको ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे फिल्ट्रेशन पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा बिकॉज होमोजीनियस, बट एनर्जी की अगर बात करें तो उसमें आपको ज़्यादा, दैट मीन्स नॉर्मल एक्सरे ट्यूब में ज़्यादा एनर्जी रोकनी पड़ती है कंपैरिजन टू द मेमोग्राफी, बिकॉज मेमोग्राफी में एनर्जी कम है। सबसे पहली बात तो आप एनर्जी का जो प्रोडक्शन कर रहे हो वही कम कर रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल एक्सरे ट्यूब के कंपेरिजन में यहाँ पे कम एनर्जी ही आप रोकोगे, ठीक है। दैट मीन्स कि आपकी जो मेमोग्राफी की एक्सरे ट्यूब होती है वहाँ पे जो आपकी ग्लास ट्यूब है उसमें आप जो विंडो काम में लेते हो या तो वो बेरियम की बनी होती है, ठीक है, 1 mm थिक, या फिर बोरोसिलिकेट ग्लास की बनी होती है। फिल्टर्स आर आल्सो यूज टू एब्जॉर्ब अनवांटेड हाई एनर्जी ऑफ द ब्रैमस्टर्लिंग एक्सरे। जैसा कि आपको पता है कि अपने जो डायग्नोस्टिक होती हैं वो केवल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे ही डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में काम में आती है, बिकॉज ब्रैमस्टर्लिंग एक्सरेज की एनर्जी ज़्यादा होती है जो कि डायग्नोस्टिक में काम में नहीं आती है, चाहे वो आपका नॉर्मल एक्सरे का प्रोसीजर हो या फिर मेमोग्राफी का। तो फिल्टर्स का एक और ये काम भी है कि फिल्टर्स क्या करते हैं कि जो हाई एनर्जी की जो ब्रैमस्टर्लिंग एक्सरेज है उनको वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। 0.3 mm एमओ फिल्टर एंड 0.025 mm आरएच फिल्टर आर बीइंग यूज्ड फॉर एमओ टारगेट एक्सरे ट्यूब। दैट मीन्स एक और यहाँ पे चीज़ आप देख सकते हो कि जो आपकी मोलिब्डेनम का जो टारगेट होता है उसके साथ आपके पास एडवांटेज ये होता है कि आप दोनों फिल्टर काम में ले सकते हो। मोलिब्डेनम का टारगेट अगर आप काम में ले रहे हो तो आप मोलिब्डेनम का फिल्टर भी काम में ले सकते हो या फिर रोहोडियम, दोनों का काम में ले सकते हो। अगर आप मोलिब्डेनम का काम में ले रहे हो मोलिब्डेनम के साथ तो आपको 0.3 mm का काम में लेना पड़ेगा, और अगर आप मोलिब्डेनम के साथ में रोहोडियम का फिल्टर काम में ले रहे हो तो आप 0.025 mm का फिल्टर काम में लोगे। इफ़ द टारगेट इज़ मेड अप ऑफ आरएच, अगर आपका टारगेट रोहोडियम का बना है तो उस वक्त केवल आप रोहोडियम का ही फिल्टर काम में लोगे और उसकी साइज़ होगी 0.025 mm। दैट मीन्स रोहोडियम के केस में आप मोलिब्डेनम का फिल्टर काम में नहीं ले सकते, बट मोलिब्डेनम के केस में आप रोहोडियम का फिल्टर काम में ले सकते हो। Overall filters allow to pass only a low energy of characteristics X-ray which is compatible for breast imaging and they does the absorption of high energy brainstorming। Overall पूरी जो बातें अपन ने मिलाई उनसे अपन यही कह सकते हैं कि फिल्टर्स का काम क्या है कि जो लो एनर्जी की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे हैं उनको तो वो पास होने देता है, और जो हाई एनर्जी की
ब्रैम स्टर्लिंग एक्सरे जो कि आपकी इमेजिंग के अंदर काम में नहीं आने वाली है, उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे बची जिनकी एलर्जी लो है और जो कि मेमोग्राफी के प्रोसीजर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स उनके बिना आपका मेमोग्राफी का प्रोसीजर अच्छे से नहीं हो पाएगा, वो उनको पास होने देता है। ये आपका फ़िल्टर का यहाँ पे हुआ कि आप मोलिबेडनम का टारगेट काम में लोगे तो मोलिबेडनम और रोहिडियम दोनों के फ़िल्टर काम में ले सकते हो, और अगर आप टारगेट रोहिडियम का काम में लेते हो तो उस वक्त केवल आप रोहिडियम का फ़िल्टर काम में लोगे। अगर आप रोहिडियम का फ़िल्टर काम में लेते हो तो उसकी साइज़ होनी चाहिए 0.025 mm, और अगर आप मोलिबेडनम का फ़िल्टर काम में लेते हो तो उसकी साइज़ होती है 0.3 mm। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरे कैसेट। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे एक्सरे कैसेट की, मेमोग्राफी की एक्सरे कैसेट की। जिस तरीके से आपको पता है कि लो एनर्जी की एक्सरेज आएंगी तो ऑब्वियसली बात है कैसेट में भी यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे, उन चेंजेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इन मेमोग्राफिक कैसेट ए सिंगल साइड कोटेड इमल्शन फिल्म विद सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इज यूज्ड। जैसा कि आपको पता है कि जो एक्सरे की जो कैसेट होती है उसमें दो चीज़ें होती है, एक होती है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और एक होती है वहाँ पे फिल्म। अब इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के भी टाइप होते हैं और फिल्म के भी टाइप होते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि कौन से टाइप की इंटेंसिफाइंग स्क्रीन अपन काम में लेंगे और कौन से टाइप की फिल्म काम में लेंगे। तो अगर स्क्रीन की बात की जाए तो स्क्रीन दैट मीन्स यहाँ पे अपन केवल सिंगल स्क्रीन यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसा कि नॉर्मल एक्सरे इमेजिंग में हम दो स्क्रीन यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्सरे कैसेट के अंदर दो स्क्रीन होती है और दोनों के बीच में अपनी फिल्म रखी होती है। तो यहाँ पे अपन ने बात की कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन तो अपन वही काम में लेंगे बट एक काम में लेंगे, ठीक है। दूसरा अगर फिल्म के टाइप की बात की जाए तो फिल्म आपका होती है सिंगल कोटेड इमल्शन। दैट मीन्स फिल्म की स्ट्रक्चर पे अगर अपन जाते हैं तो वहाँ पे आपकी 4 लेयर होती हैं, बेस, एडेसिव, इमल्शन एंड टॉप कोट, ठीक है। तो यहाँ पे मेन इमल्शन की लेयर होती है। तो क्या दो प्रकार की फिल्म होती है, एक सिंगल कोटेड और एक डबल कोटेड। सिंगल कोटेड जिसमें बेस के एक तरफ इमल्शन होता है, डबल कोटेड बेस के दोनों तरफ इमल्शन होता है। तो यहाँ पे मेमोग्राफी के अंदर हम केवल सिंगल कोटेड इमल्शन काम में लेते हैं। फॉर अ बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ अ मेमोग्राम एक्सरे फिल्म शुड हैव हाई रेजोल्यूशन सो स्मॉल ग्रेन साइज एंड नो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। अब यहाँ पे इन्होंने बात किया कि अगर आपको हाई रेजोल्यूशन चाहिए, और ऑब्वियसली बात है अपने को मेमोग्राफी में हाई रेजोल्यूशन ही चाहिए, तो उसके लिए आपको दो चीज़ें करनी होगी। एक्सरे फिल्म के जो ग्रेन दैट मीन्स इमल्शन के अंदर आप जो सिल्वर हैलाइड के ग्रेन काम में लोगे उन ग्रेन की स्ट्रक्चर छोटी होनी चाहिए, और दूसरी आप इंटेंसिफाइंग स्क्रीन काम में ना लें। दैट मीन्स उनको डायरेक्ट एक्सरे से एक्सपोज करोगे तो आपको इमेज क्वालिटी अच्छी मिलेगी। बट आपको ये भी पता है कि अगर आप इंटेंसिफाइंग स्क्रीन काम में नहीं लेते हो तो क्या होगा, पेशेंट की जो डोज है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। दोनों कंडीशन, और आपका जो ब्रेस्ट है वो सॉफ्ट टिश्यू है, सेंसिटिव टिश्यू है, तो वहाँ पे आप पेशेंट को भी डोज ज़्यादा नहीं दे सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बट विदाउट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पेशेंट डोज इज़ मोर सो सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इज़ यूज्ड। विदाउट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या होगा, पेशेंट की डोज इंक्रीज हो जाएगी, तो इस वजह से आप वहाँ पे सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन काम में लेते हो। दैट मीन्स कि इमेज क्वालिटी भी ख़राब ना हो, इस वजह से आप वहाँ पे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन भी आपने काम में ले ली, और ज़्यादा भी दैट मीन्स अपन ने इंटेंसिफाइंग दोनों भी नहीं ली, सिंगल, दैट मीन्स उसको कंपनसेट कर दिया, बैलेंस कर दिया उस चीज़ को, ठीक है। Mammographic X-ray film are used with the intensifying screen contained with calcium tungstate और terbium activated gadolinium oxysulfide। अब इन्होंने बात की इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की स्ट्रक्चर की। तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पे भी आपकी 4 लेयर्स होती है, और सबसे जो मेन लेयर होती है वहाँ पे वो होती है फॉस्फर की लेयर, ठीक है आपकी। और फॉस्फर की लेयर में जो आप फॉस्फर मटेरियल काम में लेते हो वो उस मटेरियल की बात यहाँ पे की गई है कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अंदर आप कौन सा मटेरियल काम में लोगे, या तो कैल्शियम टंगस्टेट लोगे या फिर टर्बियम एक्टिवेटेड गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड। गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड जो कि रेयर अर्थ मेटल्स है, जो कि सबसे ज़्यादा अभी काम में लिए जाते हैं, उन्हीं को अब अपन यहाँ पे काम में लेंगे। In the mammographic X-ray cassette, intensifying screen is placed back side of the X-ray film so that the X-ray film is first will exposed by the X-ray photons, and then if the X-ray photon will penetrate and interact with the intensifying screen placed on the back side, then intensifying screen emits light photons towards the X-ray film। ये इन्होंने क्या बताया कि आप सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। नॉर्मल एक्सरे रेडियोग्राफी के अंदर आपने दोनों यूज़ की, तो
फिल्म के एक साइड आपकी एक आ गई और दूसरी साइड दूसरी आ गई। अब यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल को कौन सी साइड में रखोगे, तो उसकी बात की गई है। तो वो बात ये है कि फिल्म के बैक साइड में आप उस सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को क्यों रखोगे और क्यों रखोगे। उसका रीज़न ये कि सबसे पहले जो आपकी फ़िल्म होगी वो किससे एक्सपोज होगी, एक्सरे फोटोन से एक्सपोज हो जाएगी। बिकॉज आपने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कहाँ पे रखी है, बैक साइड में रखी है। अब कुछ फोटोन्स दैट मीन्स कुछ एक्सरे फोटोन्स क्या करेंगे कि पेनिट्रेट होके कहाँ पे जाएंगे, आपके इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पे जाएंगे। दैट मीन्स वो एक्सरे फोटोन जिन्होंने फिल्म को एक्सपोज नहीं किया है, ठीक है। अब वो जैसे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पे जाएंगे, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एक्सरे फोटोन्स को तो एब्जॉर्ब करेगी और लाइट फोटोन्स को एमिट करेगी, और वो लाइट फोटोन्स आपके कहाँ पे आएंगे, दोबारा एक्सरे फिल्म पे आएंगे। दैट मीन्स कि आपके जितने भी एक्सरे फोटोन्स आए वो आपने सारे के सारे काम में ले लिए। स्टार्टिंग में आपकी एक्सपोज हुई एक्सरे फोटोन से, देन फिर लाइट फोटोन से। इसी तरीके से हम जो अपनी मेमोग्राफिक एक्सरे कैसेट होती है उसके अंदर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को हमेशा बैक साइड में लगाते हैं, बैक साइड में रखते हैं। तो ये आपका था एक्सरे कैसेट के बारे में। एक बार दोबारा से देख लो, कैसेट के अंदर सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है और सिंगल कोटेड इमल्शन आपकी फिल्म होती है। इमेज की क्वालिटी हाई करने के लिए अपने को दो चेंजेस करने होते हैं, एक तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को काम में ना लो, और दूसरा जो ग्रेन्स की साइज़ है वो कम रखो। तो ग्रेन्स की साइज़ तो हमने कम कर दी, बट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को अगर हम नहीं काम में लेंगे तो पेशेंट की डोज बढ़ जाएगी जो कि हार्मफुल हो सकती है ब्रेस्ट टिश्यू के। इसलिए इन दोनों चीज़ को कंपनसेट करने के लिए हमने वहाँ पे क्या किया, सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन काम में ले ली। अब इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वहाँ पर भी आपके कैल्शियम टंगस्टेट या फिर टर्बियम एक्टिवेटेड गैडोलिन अमोक्सिसल्फाइड हम काम में लेते हैं, और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो होती है वो बैक साइड में लगाई जाती है ताकि सबसे पहले फिल्म आपकी एक्सरे फोटोन से एक्सपोज हो और बाद में फिर वो लाइट फोटोन से एक्सपोज हो। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, दैट मीन्स नेक्स्ट इक्विपमेंट की, जो कि इम्पोर्टेंट है और नया है। बिकॉज अभी तक के जो इक्विपमेंट था आपके फिलामेंट था, टारगेट था, एक्सरे कैसेट के बारे में हमने डिस्कस किया, फिल्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, ये सारी चीज़ें आपने नॉर्मल जो अपनी रेडियोग्राफी होती है एक्सरे की उसमें भी आपने डिस्कस कर चुके हो। बट अब जो अपना कंपोनेंट आएगा, इक्विपमेंट आएगा, वो थोड़ा सा नया है, तो उसके बारे में अच्छे से समझना। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्रेशन पैडल। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कंप्रेशन पैडल की। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, दबाव डालना, ठीक है। पैडल दैट मीन्स कोई भी डिवाइस है ये, ठीक है। ए रेडियो लुमिनिसेंट कंप्रेशन पैडल्स आर बीइंग यूज्ड टू कंप्रेस द ब्रेस्ट। दैट मीन्स कि ब्रेस्ट को कंप्रेस करने के लिए हम एक डिवाइस काम में लेते हैं जो कि रेडियो लुमिनिसेंट होती है। दैट मीन्स कि लो एटॉमिक नंबर की वो बनी होती है, उसमें से रेडिएशन अच्छे से पेनिट्रेट हो सकती है। उस डिवाइस को हम कंप्रेशन पैडल बोलते हैं। अब अपने को ब्रेस्ट को कंप्रेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डिवाइस का समझ में आ गया। कंप्रेशन पैडल नॉर्मल सिंपल सी डिवाइस है एक, जो कि रेडियो लुमिनिसेंट मटेरियल की बनी होती है, ब्रेस्ट को कंप्रेशन करने के काम में आती है। ए स्मूथ सरफेस कंप्रेशन प्लेट मेड अप with low attenuating material is positioned above the breast stand and a system allow it to come closer to the cassette. That means कि जो आपके कंप्रेशन पैडल होते हैं वो स्मूथ सरफेस और एक कंप्रेशन प्लेट की बनी होती है। दैट मीन्स कंप्रेशन प्लेट लगी हुई होती है जो कि उसकी सरफेस कैसी होती है, स्मूथ होती है। बिकॉज ब्रेस्ट को कंप्रेस करेगी, ब्रेस्ट को टच होगी, तो दैट मीन्स पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो, इस वजह से ये स्मूथ होती है। मेड अप विद लो अटेन्यूएटिंग मटेरियल, दैट मीन्स इसका अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट कम होता है, दैट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर कम होता है। इस पोजीशन, ये पोजीशन कहाँ पे होती है इसकी, दैट मीन्स अपन बात करें कि लगी हुई कहाँ पे होती है, तो ये आपका जो ब्रेस्ट स्टैंड होता है उसके जस्ट ऊपर, ठीक है, अबोव द ब्रेस्ट स्टैंड एंड अ सिस्टम, और एक साथ में एक सिस्टम और होता है पास में जो जिसका काम क्या होता है, अलाउ इट टू क्लोजर टू द ब्रेस्ट। दैट मीन्स ब्रेस्ट स्टैंड पे आप ब्रेस्ट को रखोगे, उसके ऊपर आपके कंप्रेशन पैडल लगा होगा, और कंप्रेशन पैडल को ब्रेस्ट के क्लोज आने के लिए आपके वहाँ पे दूसरा सिस्टम होगा जिसके थ्रू आप उसको वहाँ पे क्लोज और उससे दूर ले जा सकते हो। ड्यूरिंग द पोजिशनिंग of breast tissue over the breast stand, a firm compression of breast is required which increase the image quality and have a several important function which are following. That means कि जब आप पोजिशनिंग करते हो मेमोग्राफी की, जब आप ब्रेस्ट टिश्यू को ब्रेस्ट स्टैंड पे रखते हो, तब ब्रेस्ट टिश्यू के कंप्रेशन इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज इमेज क्वालिटी इंक्रीज होती है, और इसके अलावा इसके और भी फ़ायदे होते हैं, और वो कौन कौन से फ़ायदे हैं
वो अभी हम आगे देखेंगे। बट जो मेन यहाँ पे आपको एडवांटेज होता है या फिर ब्रेस्ट टिश्यू कंप्रेशन करने की जो नेसेसिटी है वो यही है कि इमेज क्वालिटी को अच्छा करने के लिए हम ये सब करते हैं। ब्रेस्ट कंप्रेशन पैडल आपके रेडियो लुमिनेसेंट मटेरियल दैट मीन्स लो एटॉमिक नंबर या फिर अपन बात करें लो एटेन्यूएटिंग मटेरियल से बना होता है। कंप्रेशन प्लेट स्मूथ सरफेस होती है। इसके अलावा दूसरा सिस्टम और लगा होता है इसके साथ में, जो कि क्या करता है कि इस कंप्रेशन पैडल को मूव करने के काम में आता है अप डाउन। अब अपन बात करते हैं कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं इससे। It reduces the overlapping of anatomical structure by spreading the tissue, which also reduce the thickness of the breast and require less cavity। जैसे आप ब्रेस्ट को कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस करने से क्या होगा कि ब्रेस्ट फैलेगा। फैलने से वहाँ पे क्या होगा कि जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है, सॉफ्ट टिश्यूज़ है जो कि एक दूसरे के ओवरलैप हो रही थी, ऊपर आ रही थी, वो क्या हो जाएंगी अब साइड में चली जाएंगी। दैट मीन्स ओवरलैपिंग कम हो गई। दूसरा, जब वो फैलेगा, जब आप उसको कंप्रेस करोगे तो वहाँ पे उसकी थिकनेस भी कम हो गई, और थिकनेस कम हो गई दैट मीन्स अब आपको लेस केवीपी की ज़रूरत है। ठीक है, थिकनेस ज़्यादा होगी तो हाई केवीपी चाहिएगा, और अगर थिकनेस कम है तो लेस केवीपी चाहिएगा। और आपको भी पता है कि मैमोग्राफी की इमेजिंग के लिए आपको लेस केवीपी ही चाहिए। ठीक है, इट कंप्रेस द ब्रेस्ट सो डिक्रीज द स्कैटर्ड रेडिएशन एंड इंक्रीज द इमेज क्वालिटी। जैसे अपन ब्रेस्ट को कंप्रेस करते हैं तो अपनी क्या होती है, स्कैटर्ड रेडिएशन भी कम हो जाएंगी बिकॉज उसकी थिकनेस कम हो गई है। आपको पता है कि स्कैटर्ड रेडिएशन ज़्यादा कब होती है, जब बॉडी पार्ट की थिकनेस ज़्यादा होती है। एंड इंक्रीज द इमेज क्वालिटी, जब आपकी स्कैटर्ड रेडिएशन ही कम हो गई है तो वहाँ पे इमेज क्वालिटी भी आपको कैसी मिलेगी, अच्छी मिलेगी। वैसे देखा जाए तो सारा रोल ही इमेज क्वालिटी का है, बिकॉज अपन इमेज क्वालिटी के बारे में ही यहाँ पे बात कर रहे हैं। इट इमोबिलाइज द ब्रेस्ट एंड डिक्रीज द मोशन ब्लेरिंग। जैसे आप ब्रेस्ट कंप्रेशन पैडल से ब्रेस्ट को कंप्रेस करते हो तो उससे क्या होता है कि आपका ब्रेस्ट फिक्स भी हो जाता है। दैट मीन्स मूवमेंट नहीं होता है वहाँ पे, और मूवमेंट नहीं होगा तो इमेज में कोई ब्लेरिंग भी नहीं आएगी। इट इमोबिलाइज, दैट मीन्स इमोबिलाइज करना, नॉट टू मूव। ठीक है, आपका ब्रेस्ट मूव नहीं कर पाएगा, और अगर वो मूव नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे मोशन ब्लेरिंग कम हो जाएगी। कंप्रेशन ब्रिंग द ब्रेस्ट क्लोजर टू द एक्सरे कैसेट एंड इंक्रीज द इमेज क्वालिटी। चौथा फ़ायदा ये है कि जैसे आप कंप्रेस करते हो तो कंप्रेस करने से ब्रेस्ट क्या होगा, एकदम से जो आपकी एक्सरे कैसेट है उसके क्लोज में आ जाएगा। और ये आपको भी पता है, नॉर्मल रेडियोग्राफी में आपने पढ़ा है कि जो चीज़ या फिर जो बॉडी ऑर्गन आपके एक्सरे कैसेट के क्लोज में आता है उसकी इमेज क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है। तो दैट मीन्स यहाँ पे इमेज क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी। 4 चीज़ें हैं, एक बार दोबारा से। ओवरलैपिंग, दैट मीन्स अध्यारोपित जो भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर थी वो यूनिफॉर्म हो जाएंगी सारी। ठीक है, यहाँ पे ओवरलैपिंग। दूसरा, थिकनेस कम होगी, तो थिकनेस कम होने से क्या होगा, लेस केवीपी चाहिए। स्कैटर्ड रेडिएशन कम हो गई, स्कैटर्ड रेडिएशन कम होने से इमेज क्वालिटी इंक्रीज हो गई। दूसरी बात, कंप्रेशन पैडल लगाने से क्या होगा, ब्रेस्ट इमोबिलाइज हो गया, अब वो मूव नहीं हो पाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे मोशन ब्लरिंग कम हो गई। और कंप्रेशन से क्या होता है कि आपका ब्रेस्ट एक्सरे कैसेट के क्लोजर आ जाता है, और क्लोजर आने से क्या होगा, वहाँ पे आपको इमेज क्वालिटी अच्छी मिलेगी। तो दैट मीन्स ऑल ओवर जो फंडा है वो सारा का सारा इमेज क्वालिटी का है। अब अपन बात करते हैं कि अपन ने बात की कि इसके साथ में एक और सिस्टम होता है जो कि इसको अलाउ करता है अप डाउन करने के लिए, क्लोज आने के लिए, अवे करने। वो क्या होता है, ब्रेस्ट कंप्रेशन पैडल आर अलाइंड पैरेलली टू द ब्रेस्ट स्टैंड। सबसे पहले बात करते हैं कि ये लगा हुआ कहाँ होता है, तो ये ब्रेस्ट स्टैंड के अबव होता है और पैरेलल होता है। कंप्रेशन पैडल इज मेड अप ऑफ लेक्जन प्लेट विच इज़ अ रेडियोलुमिनेस। दैट मीन्स लेक्जन एक प्लास्टिक का मटेरियल है, लेक्जन प्लेट की ये बनी होती है जो कि रेडियोलुमिनेसेंट होता है। दैट मीन्स लो एटॉमिक नंबर, लो अटेन्यूएटिंग मटेरियल। ठीक है, स्मूथ सरफेस इसकी होती है। Breast compression applies a force of 10 to 20 Newton which can be controlled by the feet pedal or rotating nodes to apply sufficient pressure. That means कि breast compression कितना फोर्स लगा सकते हैं, 10 से 20 न्यूटन का, और उसको आप कंट्रोल कहाँ से करते हो, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो फिट में, दैट मीन्स मेमोग्राफिक एक्सरे ट्यूब के फिट में, वहाँ पे एक फिट पैडल लगा होता है, पैर से आप जिसको कंट्रोल कर सकते हो। दैट मीन्स पैर से आप कंप्रेशन पैडल को अप और डाउन कर सकते हो। और दूसरा, ऊपर वहाँ पे कंप्रेशन पैडल के पास में नोब्स लगी होती है, उन नोब्स की सहायता से भी आप इसको अप और डाउन कर सकते हो। मोर देन ऑप्टिमम प्रेशर कैन लीड्स टू द पेशेंट डिस्कम्फर्ट। दूसरी बात, जब आप ब्रेस्ट को कंप्रेस कर रहे होते हो पोजिशनिंग के टाइम पे, तो अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो वहाँ पे वो पेशेंट के लिए डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो इस वजह से उतना ही प्रेशर ब्रेस्ट पे लगाया जाता है जितना कि पेशेंट सहन कर सके, पेशेंट को कंफर्ट हो, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए।
तो ये आपके कुछ इक्विपमेंट्स थे, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। कुछ इक्विपमेंट्स और रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।